हेलो स्टूडेंट, थार सीनियर सेकेंडरी स्कूल सालासर की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम फिजिक्स की इकाई नंबर फर्स्ट की चर्चा करेंगे। उस इकाई नंबर फर्स्ट में कितने अध्याय हैं, कौन कौन से हैं, कौन से अध्याय का नाम क्या है और ये कितने अंक भार की है, उसकी चर्चा करनी है अपने को। देखो, जो अपनी पहली इकाई है वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, स्थिर वैद्युतिकी, जिसका अंक भार है 7 नंबर। यानी एग्जाम में इस इकाई से 7 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें एक बड़ा क्वेश्चन कंपलसरी है, 3 नंबर का भी हो सकता है और 4 नंबर का भी हो सकता है। अब इस इकाई में टोटल अपने 4 लेसन है, या मैं यूँ कह दूँ 4 अध्याय हैं, जिसमें देखो पहला है विद्युत क्षेत्र, दूसरा गाउस का नियम और उसके अनुप्रयोग, तीसरा विद्युत विभव और जो नंबर 4 है वो है विद्युत धारिता। यानी कि ये 4 अध्याय मिलकर इस इकाई का निर्माण कर रहे हैं, स्थिर वैद्युतिकी। अब हमें करना क्या है, आज हम अध्याय नंबर फर्स्ट की चर्चा करेंगे, यानी विद्युत क्षेत्र की चर्चा करेंगे। इसमें जो बेसिक पॉइंट है जैसे आवेश, उसके बारे में अपने को आज पढ़ना है। देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं स्थिर वैद्युतिकी की। स्थिर वैद्युतिकी यानी ये फिजिक्स की एक ब्रांच है, एक शाखा है। तो मैं यूँ कह दूंगा परिभाषा के लिए कि भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें स्थिर आवेशों और उन आवेशों के बीच होने वाली अन्योन्य क्रियाओं, यहाँ अन्योन्य क्रिया का मतलब है प्रतिकर्षण या आकर्षण बल हो सकता है, अन्योन्य क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, स्थिर वैद्युतिकी कहलाती है। मैं वापिस वर्ड बता देता हूँ कि भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें स्थिर आवेशों एवं उन आवेशों के मध्य होने वाली अन्योन्य क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, स्थिर वैद्युतिकी कहलाती है। ये होगी इसकी परिभाषा। यानी यूँ कह सकता है स्थिर वैद्युतिकी क्या है, तो भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें स्थिर आवेशों और उन आवेशों के बीच होने वाली अन्योन्य क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, स्थिर वैद्युतिकी कहलाती है। यहाँ अन्योन्य क्रिया का मतलब हम समझ सकते हैं अपने लिए कि भाई या तो होगा प्रतिकर्षण बल और या होगा आकर्षण बल। अब इसमें एक नाम आ रहा है स्थिर आवेश, तो हम इस आवेश के बारे में चर्चा करेंगे कि भाई आवेश क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, किसने इसको विभाजित किया, उस पॉइंट के बारे में। ये तो था स्थिर वैद्युतिकी। अब जो अपना मेन जो टॉपिक शुरू होगा वो यहीं से होगा, आवेश। देखो, चार्ज होता है क्या है, मैं एक लाइन लिख रहा हूं पहले कि आवेश किसी वस्तु का वह गुण है जिसके कारण वह वस्तु अपने सामान्य व्यवहार से थोड़ा अलग व्यवहार प्रदर्शित करती है। मैंने लाइन लिखी है कि आवेश किसी वस्तु का वह गुण है जिसके कारण वह वस्तु अपने सामान्य व्यवहार से थोड़ा अलग व्यवहार प्रदर्शित करती है। चलो इसको एक उदाहरण से बताता हूँ मैं।
एग्जाम्पल के लिए मैंने एक कंघा ले लिया जो हम बालों में करते हैं। अब इस कंघे को अगर मैं सूखे बालों से घर्षित करके, यानी जो कंघा हमने ले रखा है उसको सूखे बालों में घर्षित करना है। घर्षित करके अगर इस कंघे को हम कागज के छोटे छोटे टुकड़ों के पास ले जाते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों के पास ले जाएं तो हम यह देखते हैं कि वो टुकड़े उस कंघे से चिपक जाते हैं। अगर हम बिना कंघे को बालों में घर्षित किए हुए अगर उसको कागज के टुकड़ों के पास लेकर जाएं तो वहाँ हमें कोई हलचल देखने को नहीं मिलेगी। कागज के टुकड़े जहाँ हैं वहीं रहेंगे, वो तो था उसका सामान्य व्यवहार। लेकिन अगर उसी कंघे को हम बालों में घर्षित करके अगर कागज के छोटे छोटे टुकड़ों के पास ले जाएं तो वह कंघा क्या करेगा, उस कागज के टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करेगा। यानी कि इस कंघे ने क्या किया, घर्षण के बाद अपने व्यवहार में थोड़ा परिवर्तन दर्शा दिया। तो हम यही कहेंगे कि भाई अब जो कंघा है उसके पास कोई ना कोई आवेश आ गया और वह उन कागज के टुकड़ों को आवेश मतलब अपनी ओर खींच रहा है या आकर्षित कर रहा है। बस यही है आवेश। समझने के लिए पॉइंट ये है, वापिस परिभाषा देख लो कि किसी वस्तु का यह वह गुण है जिसके कारण वस्तु अपने सामान्य व्यवहार से थोड़ा अलग व्यवहार प्रदर्शित करती है। उदाहरण के लिए अपनों ने ये पॉइंट ले रखा है। अब हम ये पढ़ेंगे कि आवेश कितने प्रकार का होता है, किस वैज्ञानिक ने बताया, कैसे बताया और हमें इसका पता कैसे चलेगा वो देखो। जो अपना अगला पॉइंट है वो है आवेश के प्रकार, टाइप्स ऑफ चार्ज, आवेश के प्रकार। देखो अमेरिका के वैज्ञानिक थे बेंजामिन फ्रैंकलिन। उन्होंने क्या किया था, सबसे पहले आवेशों को दो भागों में वर्गीकृत किया। उन्होंने बताया कि आवेश दो प्रकार के होते हैं, एक होता है धनावेश, एक होता है ऋणावेश। यानी मैं यूँ कहूँगा पॉजिटिव चार्ज, दूसरा है नेगेटिव चार्ज। यानी उन्होंने बताया आवेश दो प्रकार के होते हैं। तो देखो नंबर फर्स्ट, पहला हो गया धनावेश जिसको हम कहते हैं पॉजिटिव चार्ज, दूसरा हो गया ऋणावेश यानी कि नेगेटिव चार्ज। अब धनावेश और ऋणावेश की परिभाषा को हम इस आवेश की एक अलग से परिभाषा करके भी समझ सकते हैं। कैसे, वो थोड़ा सा देखना। हमने कहा कि भाई कंघे को बालों से घर्षित करने पर वह कंघा आवेशित हो जाता है और कागज के टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करने लग जाता है। अब ऐसी जो घटनाएं होती हैं वो हम परमाणुीय जो सिद्धांत होता है इलेक्ट्रॉन का उसके आधार पर भी समझ सकते हैं। कैसे, हमें पता है कि प्रत्येक पदार्थ परमाणुओं से मिलकर बना हुआ है। उस परमाणु में इलेक्ट्रॉन भी होते हैं और प्रोटॉन भी होते हैं। लेकिन जो प्रोटॉन होते हैं वो नाभिक के अंदर प्रबल नाभिकीय बल द्वारा बंधे हुए होते हैं और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो उस नाभिक के चारों ओर निश्चित वृत्ताकार कक्षाओं में लगातार चक्कर लगाते रहते हैं। अब इसी को आधार मानते हुए इस पॉइंट को हम आगे बढ़ा रहे हैं। जैसे ये आवेश है, इसकी मैं एक अलग से परिभाषा और बता देता हूँ आपको कि एक अथवा एक से अधिक प्रोटॉनों, हम जानते हैं प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, एक अथवा एक से अधिक प्रोटॉनों या इलेक्ट्रॉन जिस पर नेगेटिव चार्ज होता है का समूह ही आवेश कहलाता है। इस परिभाषा की जो अपने को आवश्यकता पड़ी है वो इन परिभाषाओं को समझने के लिए भाई धनावेश को कैसे परिभाषित करें, ऋणावेश को कैसे करें अपने, ताकि नॉर्मली याद रख सकें। तो उसके लिए देखो आवेश की एक अलग से मैंने परिभाषा बता दी कि एक अथवा एक से अधिक प्रोटॉनों या इलेक्ट्रॉनों का जो समूह होता है वही आवेश कहलाता है। वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन ने क्या कहा कि आवेश दो प्रकार का होता है, धनावेश और ऋणावेश। अब उसी के आधार पर मैं इसकी परिभाषा लिख सकता हूँ। जैसे सबसे पहला पॉइंट है मेरे पास धनावेश, तो धनावेश की परिभाषा इस प्रकार से बनेगी कि एक अथवा
एक से अधिक प्रोटॉनों का समूह ही धनावेश कहलाता है। एक बार देख लो, एक अथवा एक से अधिक प्रोटॉनों का समूह ही धनावेश कहलाता है, क्योंकि हमें पता है प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज है तो वो अपने को क्या करेगा, धनावेश की स्थिति को प्रदर्शित करेगा। ऋणावेश की परिभाषा इसी की जैसी हो जाएगी, बस प्रोटॉन की जगह इलेक्ट्रॉन नाम आ जाएंगे। तो एक अथवा एक से अधिक इलेक्ट्रॉनों का समूह ही ऋणावेश कहलाता है। ये हो गया अपना पॉइंट भाई। आवेश दो प्रकार का होता है, एक धनावेश, एक हो गया ऋणावेश। धनावेश एक अथवा एक से अधिक प्रोटॉनों का समूह है, ऋणावेश एक अथवा एक से अधिक इलेक्ट्रॉनों का समूह है। इसका मतलब यहाँ से अपने को इतना पता चल गया कि जो आवेश का जो वर्गीकरण आप लोगों ने किया भाई, दो प्रकार के होते हैं, वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन ने इनके बारे में बताया था, तो वो इलेक्ट्रॉन सिद्धांत के आधार पर ही बताया था। क्योंकि इसमें एक नेक्स्ट टॉपिक आएगा अपने पास, आवेशन। भाई आवेशन क्या होता है, प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन में से किसका योगदान होता है, किसका नहीं होता है, वो अपने इस टॉपिक के अंदर देखेंगे आगे की तरफ। अब देखो, इसी धनावेश और ऋणावेश के लिए मैं एक लाइन और दिख रहा हूँ जो अपने आगे के पॉइंटों में काम आएगी। धनावेश ऋणावेश। इस पॉइंट को समझने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, दो उदासीन वस्तु ले लेता हूँ। उदासीन का मतलब है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी प्रोटॉनों की संख्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर है, इसलिए उसकी प्रकृति उदासीन है। जैसे मान लिया मेरे पास दो वस्तु है, ये तो है वस्तु ए, उदासीन है, उदासीन है, इसका मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी प्रोटॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर है। एक मेरे पास दूसरी वस्तु है बी, ये भी उदासीन है, दो वस्तु हैं ए और बी। अब इसके पास भी प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी अलग से कोई प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन है। फर्क इतना है कि इसमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर है, ऐसा ही इसमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर है। जब हम इन दोनों वस्तुओं को यूँ घर्षित करेंगे तो उस कंडीशन को कहते हैं घर्षण विद्युत, जो आगे का टॉपिक है, लेकिन यहाँ थोड़ा समझना पड़ेगा अपने को कि इन दोनों वस्तुओं को जब हम घर्षित करेंगे तो इलेक्ट्रॉन एक वस्तु से निकलकर दूसरी वस्तु में स्थानांतरित हो जाते हैं। अब या तो वस्तु ए से बी की ओर इलेक्ट्रॉन जाएंगे या बी से ए की ओर जाएंगे। अपनों ने समझने के लिए मान लिया कि जब इन दोनों को मैं घर्षित करूंगा तो माना इलेक्ट्रॉन ए से निकलकर बी की तरफ चले गए। इसका मतलब तो ये हो गया कि जब इलेक्ट्रॉन ए से बी की ओर जा रहे हैं तो जो वस्तु ए है वो इलेक्ट्रॉनों को त्याग रही है, तो इलेक्ट्रॉन का त्यागना, भाई ये अपने इलेक्ट्रॉन इसको दे रहा है तो सीधी बात है यहाँ तो इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही है, त्यागना का मतलब। अब वस्तु बी क्या कर रही है, ए के त्यागे गए इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर रही है, ग्रहण कर रही है। इसका मतलब यहाँ लिख देता हूँ, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना, ये त्याग रही है, ये ग्रहण कर रही है। लेकिन प्रोटॉन अभी भी अपनी जगह पर व्यवस्थित है। प्रोटॉन का स्थानांतरण क्यों नहीं होता वो एक नोट करके मैं बता दूंगा। देखो ए और बी को घर्षित किया, ए से इलेक्ट्रॉन निकलकर बी पर आ गए। अब ए से जब इलेक्ट्रॉन निकलकर बी पर आ रहे हैं तो हमें पता चल गया कि परिणाम स्वरूप ए वस्तु पर इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। सीधी बात यही होगी कि ये वस्तु ए है, घर्षण के बाद क्या हो गया, यहाँ होगी इलेक्ट्रॉन की कमी। जो वस्तु बी है उस पर होगी इलेक्ट्रॉन की वृद्धि। इसने इलेक्ट्रॉन त्याग दिए, इसने इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिए, इसने त्याग दिए तो कमी होगी, इसने ग्रहण कर लिए तो वृद्धि होगी। अब इन दोनों को अगर हम ध्यान से देखें तो जैसे इसने इलेक्ट्रॉन त्यागे, यहाँ इलेक्ट्रॉन की तो कमी लेकिन प्रोटॉन की तो अधिकता होगी। अब प्रोटॉन की अधिकता ज़्यादा है और प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज है, इसलिए हम यही कहेंगे कि वस्तु ए अब धनावेशित होगी।
क्योंकि प्रोटॉन यानी प्रोटॉनों की संख्या यहाँ इलेक्ट्रॉन की संख्या से ज़्यादा है, तो इसका मतलब ये हो गया पॉजिटिव चार्ज की वैरायटी नेगेटिव से ज़्यादा है, तो हम यही कहेंगे कि इसका मान अधिक है। समझने के लिए यही रहेगा अपने लिए कि प्रोटॉन का मान ज़्यादा है इलेक्ट्रॉन से, तो सीधी बात है पॉजिटिव का मान ज़्यादा है, तो इसका मतलब वस्तु ए क्या होगी, धनावेशित होगी। अब वस्तु बी ने इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण किया, तो यहाँ होगी इलेक्ट्रॉन की वृद्धि। इलेक्ट्रॉन की वृद्धि इसका मतलब नेगेटिव मान की वृद्धि, नेगेटिव मान इलेक्ट्रॉन का है अपने को मालूम है, तो इसका मतलब यहाँ तो ऋणावेश का मतलब कंडीशन खड़ी होगी, तो ये हो गया ऋणावेशित। गोला ए तो हो गया धनावेशित और गोला जो बी था या वस्तु बी थी वो हो गई ऋणावेशित। यानी ये एक पॉइंट आएगा अपने पास घर्षण विद्युत जो आगे का है। लेकिन यहाँ अपने को धनावेश और ऋणावेश के बारे में कुछ अलग से समझने के लिए मैंने इस पॉइंट को एक बार थोड़ा सा समझा दिया है कि जब दो वस्तुओं को घर्षित किया जाता है तो इलेक्ट्रॉन एक वस्तु से निकलकर दूसरी वस्तु में स्थानांतरित हो जाते हैं। जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं वहाँ होगी इलेक्ट्रॉन की कमी, इसका मतलब वह वस्तु होगी धनावेशित। तो यहाँ मैंने धनावेश लिखा है, धनावेशित होने का मतलब है वहाँ इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो यहाँ हमें एक पॉइंट यूँ याद रखना पड़ेगा, धनावेश का मतलब है इलेक्ट्रॉन की कमी। ऐसे ही इसमें देखें तो बी वस्तु ने इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर लिया तो इलेक्ट्रॉन की वृद्धि होगी, इलेक्ट्रॉन की वृद्धि होगी, इसका मतलब वस्तु ऋणावेशित, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉन से ज़्यादा है इसलिए ऋणावेशित होगी। अब ऋणावेशित हो रही है क्यों, क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन की वृद्धि हो रही है, तो ऋणावेश के यहाँ कोष्टक में मैं लिख दूंगा इलेक्ट्रॉन की वृद्धि। अब देखो आगे इसी में एक पॉइंट और याद रखना पड़ेगा, घर्षित करते ही इलेक्ट्रॉन ए से बी की ओर जा रहे हैं। हम जानते हैं इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है वो है 9.1 गुणा 10 की घात -31 kg। एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान इतना है। अब यहाँ से तो ए से बी की ओर हमें ये तो पता नहीं है कितने जा रहे हैं, हमने तो मान रखा है कि भाई कुछ इलेक्ट्रॉन है जो ए से बी की ओर जा रहे हैं एक बार। अब जब इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो सीधी बात है अपना द्रव्यमान तो उनके साथ में ही है, इसका मतलब ये हो गया कि अगर एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जा रहा है तो वो इसके द्रव्यमान में इतनी कमी कर रहा है, परंतु वस्तु बी के द्रव्यमान में इतनी वृद्धि कर रहा है। तो हम ये भी तो कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन का त्यागना मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी, इलेक्ट्रॉन की कमी इसका मतलब द्रव्यमान की भी कमी, परंतु इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान बहुत कम होता है इसलिए कमी और वृद्धि बहुत ही कम मिलती हैं। तो हम यही कहेंगे कि इलेक्ट्रॉन की कमी इसका मतलब द्रव्यमान में जरा सी कमी। ऋणावेश इलेक्ट्रॉन की वृद्धि इसका मतलब द्रव्यमान में जरा सी वृद्धि। ये अपने को याद रखना है। दोबारा देख लेना कि आवेश दो प्रकार का होता है, धनावेश ऋणावेश। धनावेश होने का मतलब है वस्तु पर इलेक्ट्रॉन की कमी है, इलेक्ट्रॉन की कमी इसका मतलब द्रव्यमान में जरा सी कमी। ऋणावेश है यानी इलेक्ट्रॉन की वृद्धि, इसका मतलब द्रव्यमान में जरा सी वृद्धि। अब हम देखें कि ये जो कमी और वृद्धि हमें मिल रही है वास्तव में कितनी हो रही है, या कोई न्यूमेरिकल आ भी जाए तो हमें कौन सा सूत्र लगाना पड़ेगा ताकि हम पॉइंट को निकाल सकें। तो देखो कि माना वस्तु ए से बी तक, वस्तु ए से बी तक me द्रव्यमान का एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आ रहा है, यानी एक इलेक्ट्रॉन आ रहा है जिसका द्रव्यमान है me। तो मैंने यहाँ लिख दिया कि एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान बराबर है me। अगर इस वस्तु से n इलेक्ट्रॉन आ जाए और वस्तु B की ओर चले जाएं तो हम यही कहेंगे कि A के द्रव्यमान में n गुना कमी होगी, यहाँ इसकी वृद्धि होगी। लेकिन इसी को अगर मैं सूत्र में डेवलप करूँ तो मैंने देखो क्या कहा कि एक इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ से यहाँ जा रहा है तो द्रव्यमान मेरे पास इतना है me। तो ये कह रहा है अगर n इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हो जाए तो द्रव्यमान में होने वाली जरा सी कमी और जरा सी जो वृद्धि अपने को मिलेगी वो इस सूत्र से मिलेगी, डेल्टा me बराबर हो जाएगा n गुणा me। इस प्रकार से अब इसको हम एक नॉर्मल तरीके से भी समझ सकते हैं, हालांकि इससे पता चल ही जाता है कि भाई अगर एक इलेक्ट्रॉन द्वारा स्थानांतरित द्रव्यमान me है तो इसलिए n इलेक्ट्रॉनों द्वारा स्थानांतरित द्रव्यमान हो जाएगा n गुणा me।
तो यहाँ जो डेल्टा एम ई अपने को नजर आ रहा है, ये द्रव्यमान में होने वाली जरा सी कमी और जरा सी वृद्धि, इन दोनों को प्रदर्शित करता है। यह आवेश और आवेश के प्रकार। हालांकि मैंने इन दोनों की परिभाषा बता दी है, एक बार वापस बता देता हूँ कि धनावेश का मतलब है एक अथवा एक से अधिक प्रोटॉनों की संख्या, ऋणावेश का मतलब है एक अथवा एक से अधिक इलेक्ट्रॉनों की संख्या।